हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 6 में अपन ने सेट थ्योरी के ऑपरेशंस को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, ऑपरेशंस को अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चों संक्रिया। तो अपन कैसे समुच्चयों की संक्रिया लगाते हैं वो अपन डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है बच्चों, पहला जो अपन ने बात की थी वो बात की थी संघ, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, हिंदी में बोलते हैं संघ। ये क्या होती है बच्चों? ये एक संक्रिया होती है। किसकी? समुच्चयों की। ठीक है बच्चों, तो दो समुच्चयों के बीच में यदि मैं एक यूनियन लगाऊंगा यानी संघ संक्रिया लगाऊंगा तो उससे एक नया समुच्चय बनेगा और उस नए समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो अवयव एक ए में जो अवयव है वो और जो बी में है वो दोनों ही अवयव क्या होंगे बच्चों? उसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था अपने पास? संघ संक्रिया। और इस संघ संक्रिया के अपन ने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुके थे बच्चों। क्रमन्वय नियम का पालन करती है, साचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों, आइडियम पोटेंट भी अपन ने इसमें बात कर ली थी, वर्ग सम की बात कर ली थी, तस्मक की बात कर ली थी कि ये जो संक्रिया है संघ संक्रिया ये किसको फॉलो करती है? तस्मक रूल को भी फॉलो करती है। इसका प्रतिलोम भी अपन ने निकाल लिया था बच्चों। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज अपन लेक्चर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 7 में, अब दूसरी संक्रिया अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड संक्रिया है वो है सर्वनिष्ठ। क्या है बच्चों? सर्वनिष्ठ। और इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे लालो? इंटरसेक्शन इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों अपन ने संघ पढ़ा था, संघ। ठीक है, संघ एक संक्रिया है समुच्चयों की और इसको इंग्लिश में या फिर अपन यूनियन बोलते हैं। तो इसका बच्चों जो रिप्रेजेंटेशन होता है संघ का वो अपन ये यू है ना, तो अपन ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो संघ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो कैसे होता है? ये यू ऐसे दिखाते हैं। ठीक है मेरे पास बच्चों, अब दो समुच्चय है, मान लो दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी। आपसे बोला गया कि इन दो समुच्चयों का संघ संक्रिया बताओ। तो इन दो समुच्चयों की संघ संक्रिया लगानी है तो बच्चों ए यहाँ लिखोगे, यूनियन बी यहाँ लिखोगे, तो ये हो गया क्या अपने पास? संघ संक्रिया। अब बच्चों संघ में अपन सीधा क्यों बोल सकते हैं? अभी मैंने भाषा के रूप में बोला ना कि ए तथा बी का संघ संक्रिया बताओ। तो ए और बी में बच्चों ऑर्डर जो है यानी संघ संक्रिया क्रमन्वय नियम का पालन करती है। इसका मतलब आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अपन संघ संक्रिया के लिए ओरली बोल सकते हैं कि बच्चों बताओ दो समुच्चय है, इसकी संघ संक्रिया क्या होगी? इसकी संघ संक्रिया क्या होगी? तो ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, आउटपुट सेम आएगा। सुना है बच्चों? ठीक है, तो जैसे आप ए यूनियन बी करोगे तो एक समुच्चय बनेगा और इस समुच्चय में क्या होंगे बच्चों? इस समुच्चय के अंदर ए के भी अवयव होंगे, ए के अवयव और बी के अवयव, बी के अवयव। ठीक है जो, यानी इस समुच्चय में ए और बी दोनों के ही अवयव सम्मिलित होंगे। अच्छा, कई के केस में ऐसा होता है कि अवयव ऐसे भी होंगे जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो। ठीक है, तो उसको अपन एक बार ही लिखेंगे। ये मैं बच्चों आपको पहली क्लास में बता चुका कि समुच्चय की रोस्टर विधि में जो अवयव होते हैं वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऐसे नहीं टू 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 लिखते जा रहे हो, टू को एक बार ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो, तो ये अपन ने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो, हालांकि मैं करा चुका बच्चों। समुच्चय ए मैंने ले लिया, ए बी सी डी। ठीक है, एक समुच्चय जिसके अंदर अवयव क्या है? ए बी सी डी। ऐसे एक दूसरा समुच्चय है बी, इसके अंदर अवयव है 1 2 3 डी। ये ठीक है बच्चों, कुछ भी बना लो, वॉट एवर। ठीक है बच्चों, अवयव डेटा होता है, डेटा दो प्रकार से होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, वेरिएबल डेटा। अब आप बच्चों को लग रहा हो गुरुजी ये आप पता है कभी कभी बीच में आप ऐसे कर देते हो, प्राण निकाल लेते हो हमारे, पता नहीं बीच बीच में कैसे टेक्निकल वर्ड बीच में बोल देते हो। ठीक है बच्चों, तो ये मैं आपको बता चुका है। वैसे डेटा
न्यूमेरिकल डेटा होता है और वेरिएबल डेटा होता है, दो प्रकार के डेटा होते हैं, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो ए बी सी डी ये तो कौन से डेटा है, वेरिएबल डेटा, यानी चर राशि है बच्चों, ये चर राशि है, ठीक है। ए का मान नहीं मालूम, बी का नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। और 1 2 3 ये कैसे है, न्यूमेरिकल डेटा। तो समुच्चय के अंदर कैसे भी डेटा आ सकता है, ठीक है। एक वेल परिभाषित जो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है डेटाओं का वो कहलाता है समुच्चय, ठीक है बच्चों। ओके, अब मुझे निकालना बच्चों इसका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, यानी एक ये भी एक खुद एक समुच्चय है, ए यूनियन बी भी एक क्या है, समुच्चय। किससे बना है ये बना है ए और बी के संग संक्रिया लगाने पर बना है, ठीक है। और जैसे ही अपन संग संक्रिया है तो अपन जानते हैं कि संग संक्रिया से यदि अपन कोई समुच्चय बना रहे हैं तो उसका रिजल्ट में जिन जिन समुच्चयों की अपन संग लगा रहे हैं उन समुच्चय में आने वाले अवयवों को अपन शामिल करेंगे। तो ए में देखो अवयव कौन से, ए बी सी डी, और बी में अवयव कौन से 1 2 3 डी। ओहो, तो इसको शामिल कर लो। तो ये जाएगा बच्चों ए बी सी डी, ए के अवयव ले लिए, बी के अवयव 1 2 3। अब डी नहीं ले सकता क्योंकि डी एक बार आ गए ना, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। तो ये खत्म करो बच्चों, तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है बच्चों। तो ए यूनियन बी निकालना सिखा दिया आपको, कोई दिक्कत है क्या। तो ये अच्छा, आपसे कोई पूछे कि दो समुच्चय है ए और बी, इनका यूनियन लिया, अब वो यूनियन आपसे पूछ नहीं रहा, आपसे केवल अवयव पूछे कि हाउ मेनी एलिमेंट आर अवेलेबल इन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितने अवयव है, काउंटिंग करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यानी कितने अवयव है, तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, उसको लिखूंगा एन यूनियन बी, ऐसे लिखूंगा बच्चों, ठीक है। तो एन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने एलिमेंट है, 7। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 7। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब क्या बच्चे पता क्या करते हैं, ए यूनियन बी में अवयव, ओ वाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नहीं होते बच्चों, रिपीटेशन नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो ये संघ की कहानी समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। ये तो हो गए संघ संक्रिया। अब अपन बात करेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिया, इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल वो होता है बच्चों ये, ठीक है, इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे उल्टा, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। अब दो समुच्चयों के बीच में मुझे सर्वनिष्ठ संक्रिया लगानी है, ये एक संक्रिया है, ठीक है। तो जैसे दो समुच्चय ए और बी और इनके बीच में मैंने क्या लगाया बच्चों, ये वाली संक्रिया लगाई, ठीक है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा मिलके एक नया समुच्चय बनेगा, इसे बोलेंगे नया समुच्चय, एक नया समुच्चय होगा ये खुद बच्चों एक नया समुच्चय होगा, ठीक है। अब इस नए समुच्चय में अवयव कौन कौन से आएंगे, तो इसमें अवयव कौन कौन से आएंगे, तो इस नए समुच्चय में समुच्चय ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयव सम्मिलित होंगे। देखो बच्चों सम्मिलित थोड़ा सा करेक्शन वर्ड कर लेना, आप हिंदी में लिख लेना इसको, ठीक है बच्चों ठीक है, यानी इंक्लूड होंगे, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ क्या होंगे बच्चों, इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो क्या है बच्चों, देखो सर्वनिष्ठ क्या होता है बच्चों, एक संक्रिया होती है, किससे रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों इसका, उल्टा ए, ऐसे, ठीक है बच्चों। उल्टा ए क्या, ए से है ना, लेकिन आपको ए नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना है, हाँ ठीक है बच्चों। ये सिंबल किसका होता है, इंटरसेक्शन का होता है, आपको ये याद रखना है। या फिर कभी कभी अपन इसको इंग्लिश में एंड शब्द से, अच्छा एंड का हिंदी और होता है लेकिन और नहीं बोलना है इसमें, इसको आपको एंड ही बोलना है, ठीक है, एंड। और तो बच्चों यूनियन का हो जाता है, चलो कोई नहीं, ठीक है, ज्यादा वो। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा मिलके क्या बना बच्चों, एक नया समुच्चय बनेगा। अब जैसे ही बच्चों समुच्चय बन जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, और गुरुजी ये समुच्चय है तो इसके अंदर अवयव तो आएंगे, हाँ बेटा अवयव आते हैं। कौन से अवयव आएंगे, तो मेरे लालो इसमें जो अवयव आएंगे वो कौन से आएंगे, ऐसे अवयव आएंगे
जो समुच्चय ए तथा बी में उभयनिष्ठ हो, जो कैसे हो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यही है आपके पास, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। क्या बताओ? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी एक नया समुच्चय है, इसके अंदर क्या आते हैं, अवयव आते हैं, जिसको मैं रोस्टर विधि में लिख रहा हूं। किस में लिख रहा हूं? रोस्टर विधि में। तो बच्चों अब इसके अंदर अवयव कौन से आएंगे? जो ए में और बी में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो। तो कॉमन कौन है? ए बी सी डी 1 2 3 डी। तो कॉमन कौन है? डी। अरे हाँ, अरे वाह गुरुजी, डी। तो केवल डी एक ही उभयनिष्ठ है, तो ये आ जाएगा। तो समझ में आया बच्चों? तो कोई दिक्कत है किसी बच्चों को, किसी भी मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत है तो देखो, अरे बच्चों ये तो अभी बहुत सिंपल सी चीज पढ़ रहा है। यदि इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत है ना, तो वो एक बार ये सोचे कि क्या वास्तव में मैथ मुझसे जल जाएगी क्या? ठीक है चो, मतलब अभी ये चीजें तो बहुत सिंपल सी चीजें है मैथमेटिक्स में। जब तुम आगे पढ़ोगे ना, जब देखोगे अरे ये तो कितनी सिंपल सी चीजें थी, अपने गुरुजी ऐसे खतरनाक खतरनाक बोल रहे थे। ये बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स में, इससे आने वाले और भी टफ आएंगे। हाँ, अब क्या बच्चों, अरे मैथ नहीं लेना, अब तो टफ आएंगे। गुरुजी ने टफ आ दिया। टफ का मतलब ऐसे भी टफ नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है बस बच्चों, कुछ नहीं करना। ठीक है भैया बच्चों, चलो अब अपन इसको आप उतारना चाहो तो उतार लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे अपन और करेंगे प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे। चलो बच्चों, प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसका, कि ये तो हो गई रोस्टर विधि में। वेन आरेख मैंने आपको बता दिया। वेन आरेख क्या होता है बच्चों? वेन आरेख अपनी कॉम्प्लिसिटी को सॉल्व कर देता है, यानी जो थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो उसको इजी बना देता है। वेन आरेख की सहायता से समुच्चयों की संक्रिया को भी अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वेन आरेख की सहायता से। तो वेन आरेख जब अपन बनाएंगे बच्चों, तो वेन आरेख देखेंगे तो देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, इस क्वेश्चन का मुझे वेन आरेख बनाना है। इस क्वेश्चन का क्या बनाना है बच्चों? मुझे वेन आरेख बनाना है। तो बच्चों वेन आरेख के लिए सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय को किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आयताकार बॉक्स से। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय को बच्चों अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू, कैपिटल यू से। ठीक है, कैपिटल यू ऐसे। और इसके अंदर क्या आते हैं बच्चों? जितने भी समुच्चय आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सभी समुच्चय के अवयव तो आएंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, उसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। उसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? उसे अपन बोलते हैं बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय। चलो ठीक है बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। यानी अब इस वाले क्वेश्चन में समुच्चय ए समुच्चय बी है, तो सार्वत्रिक समुच्चय में समुच्चय ए के अवयव भी आएंगे, ए बी सी डी, बी के भी आएंगे 1 2 3। ठीक है, डी डी एक बार ही आ गया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अवयव भी आएंगे, तो 4 5 6, बस कुछ भी एक, कम से कम एक तो अतिरिक्त अवयव होना ही चाहिए। तो ये बन गया इसका सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब ये सार्वत्रिक समुच्चय को अपन किससे, यानी इसको बोलते हैं, सार्वत्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसमें पूरे आयताकार बॉक्स से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेन आरेख में। फिर उसके बाद जितने भी समुच्चय इसके अंदर आ रहे हैं ए बी, इन सबको किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इन सबको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? सर्कल से। तो बोलो ए को सर्कल से करेंगे, ये सर्कल बना दिया। इस ए नाम के सर्कल में कौन कौन से अवयव है? ए बी सी डी। तो ये ए नाम के सर्कल में ए बी सी डी अवयव है। फिर बी भी मुझे सर्कल से डिनोट करना है बच्चों। अभी मुझे ये चेक करना है कि क्या ये बी में ए के कुछ अवयव आ रहे क्या? हाँ आ रहे। यदि आ रहे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये बी। और ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग वो है जो ए, ऐसा अवयव जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हो। इसका मतलब डी अवयव यहाँ आएगा और ए बी सी इसमें आएंगे और 1 2 3 इसमें आएंगे। समझ में आया बच्चों? और उसके अलावा कौन कौन से बच गए अपने पास? 4 5 6। 4 5 6 का आएंगे इसमें पूरे में, ये आ जाएंगे 4 5 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये बन गया आपके पास वेन आरेख। क्या बन गया बच्चों? ये वेन आरेख। किसका बन गया वेन आरेख? इस वाले क्वेश्चन का ये वेन आरेख बना लिया।
अब मैं आपसे पूछूं, बोलो बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा? वेन आरेख की सहायता से ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करा, तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ये यदि मैं ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाऊं तो छायांकित भाग दिखाएंगे बच्चों अपन, तो ये ए और बी बन गया, और इसका ए यूनियन बी दिखाना है मुझे, ए यूनियन बी यानी ए संग बी दिखाना है, तो ये हो गया इसका, ये सारे ए यूनियन बी हो जाएंगे। देखो ए बी सी डी 1 2 3, ए बी सी डी 1 2 3 आ गए बच्चों, 7 अवयव आ गए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, ये ए यूनियन बी हो गया। अब कोई आपसे बोले बताओ इसका सर्वनिष्ठ का वेन आरेख बताओ, यानी ये जो क्वेश्चन बना है इस क्वेश्चन में सर्वनिष्ठ संक्रिया का वेन आरेख बताओ, तो वेन आरेख जब अपन बताएंगे तो उसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों? छायांकित भाग दिखा देंगे। ठीक है, तो यानी इस ए इंटरसेक्शन बी बनाना है मुझे, तो देखो बच्चों ये मैंने इसका वेन आरेख बनाया, ए ये रहा, बी ये रहा है ना, और इसमें डी आ रहा है केवल खाली कॉमन, तो कॉमन यानी ये बीच का भाग, तो ऐसे अपन छायांकित भाग से दिखा देंगे। ये होगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मैंने आपको आज 2 चीजें पढ़ा दी। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको संघ के बारे में बता दिया, उसके वेन आरेख के बारे में बता दिया था, और मैंने उसकी प्रॉपर्टीज भी बता चुका था। ठीक है बच्चों, अब लेक्चर नंबर 7 में मैंने अब तक आपको संघ के बारे में फिर से रिकॉल कर दिया था, क्योंकि काफी टाइम हो गया था बच्चों। फिर मैंने उसके बाद आपको सर्वनिष्ठ के बारे में सिखाया बच्चों, और फिर वेन आरेख के बारे में डिस्कस वापिस से कर चुके हैं। समझ आए बच्चों? अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज। सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से आपको समझना है। चलो बच्चों, अब अपन करते हैं सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिख लोगे अच्छे से, जो मैंने लिखा है वैसे ही। डिंग डोंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डुंग डुंग डक ऊपर पाटू। चलो तो देखो बच्चों, हाँ आप बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों प्रॉपर्टीज जो है सर्वनिष्ठ की, तो पहली प्रॉपर्टीज तो वही प्रॉपर्टीज नंबर 1 कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, तो कम्यूटेटिव यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता? तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता? कौन? संघ किस? सर्वनिष्ठ। संघ तो करता है, कौन चेक करना है? सर्वनिष्ठ का चेक करना है। चलो करते हैं। तो बच्चों सर्वनिष्ठ में क्या है, जैसे मैंने 2 समुच्चय लिए ए और बी। अब कई बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी आप ए और बी क्यों ले रहे हो? अरे ये तो समझने के लिए है बच्चों, यदि किसी बच्चे का दिमाग इसी में अटक रहा है ना गुरुजी ए और बी क्यों लिया है? अरे ए और बी अपन ने समझाने के लिए, कुछ भी ले सकते हो आप, पी क्यू आर जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग डील करना है। ठीक है, तो मैं तो बस जस्ट कॉमन आपको ए और बी लेके बता रहा हूँ। तो 2 अपन ने ले लिए ए और बी, 2 समुच्चय ले लिए, और इसके बीच में मैंने क्या लगाया? सर्वनिष्ठ लगाया। क्या लगाया? सर्वनिष्ठ, ए इंटरसेक्शन बी। इसका जो रिजल्ट आया बच्चों, इससे जो रिजल्ट आया, यदि वही रिजल्ट बी और ए करने पे, यानी सीक्वेंस डजंट मैटर, मैंने ऑर्डर को कोई मैटर नहीं दिया, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों का आंसर बराबर आ गया। यानी ये क्या है बच्चों, मैंने आपको बोला था ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, तो दोनों समुच्चय बराबर आए, इसका मतलब समान समुच्चय। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ये समान समुच्चय है। ठीक है, और समान समुच्चय बराबर कब होंगे? जब उनके अवयव भी बराबर हो और उनके क्या बराबर हो बच्चों? अवयव भी समान हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो? समान हो, तब उनको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? समान समुच्चय। समझा है बच्चों? तो क्रम विनिमय नियम का पालन यानी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इससे जो आंसर आएगा, बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, इससे जो आंसर आएगा, यदि बच्चों दोनों ही बराबर होंगे तो फिर अपन इसे बोलेंगे कि ये सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, यानी ए और बी के बीच में। तो चलो बच्चों देख लेते हैं उदाहरण के लिए, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ए, और इसमें एलिमेंट ले लिए बच्चों मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, और एक मैंने बी ले लिया बच्चों 2, 3, 7, 9, 12, ये ले लिया। सुना बच्चों? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ बच्चों
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी ए और बी के बीच में सदिश लेना है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय होता है, ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय होता है जिसके अंदर अवयव कौन से आएंगे, जो उभयनिष्ठ हो, जो ए और बी में क्या हो उभयनिष्ठ हो वो अवयव आएंगे। तो ए में अवयव बोलो बच्चों कितने आ रहे हैं, कौन कौन से उभयनिष्ठ आ रहे हैं, 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, 3 आ रहा है और बस ये आ रहा है बच्चों। तो 2,3 तो ये आ गया इसका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं पूछूं बच्चों बताओ बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, बी और ए में जो उभयनिष्ठ होगा तो बी और ए में, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बी में 2, 3, ए में भी 2, 3 तो 2,3 तो दोनों ही बच्चों अतः ये तो होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये हो गई बच्चों बोर्ड की बात। तो बोर्ड में अपन ऐसे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिखेंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ये ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब देखो क्या होता है बच्चों, के बच्चों के माइंड में ये बैठा दिया जाता है या बैठ जाता है कैसे भी है ना, कि बोर्ड और फाउंडेशन पैरेलल कभी नहीं चल सकती, ऐसा बच्चों के दिमाग में या तो बैठ जाता है या फिर बैठा दिया जाता है। तो बच्चों ये आपका मिस कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो। ठीक है, हर चीज पैरेलल ही चलती है। यदि इस दुनिया में यही चीज है बच्चों, दुनिया में आप पैरेलल किसी भी चीज को लेके नहीं चलोगे तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये थ्योरी मान लो जैसे किसी 1-2 बच्चों के ऊपर, एवरेज की बात नहीं कर रहे मैं, एक दो बच्चों की बात करता हूँ कि 1-2 बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने 12th बोर्ड की, 11th बोर्ड, 12th बोर्ड, केवल बोर्ड किताब में जो है उसको अच्छे से पढ़ा, रटा, याद किया, एग्जाम दिया, परसेंटेज बनाई। उसके बाद वो बच्चा जाता है फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए कोटा। ठीक है, कोटा या जयपुर जहां भी इंस्टीट्यूट में, वहां मुझसे या मेरे जैसे या मुझसे जो भी है एक्सपर्ट टीचर आपको मिलेंगे। बोर्ड का आपको पढ़ाई रखा है तो वो आपको थोड़ा सा घुमा के उसको पढ़ाएंगे तो आप अरे वाह मजे आए। तो उसमें यदि एक बच्चा उस चीज को पढ़ता है और क्वालिफाई कर जाता है, एक बच्चा करता है, तो अपन ये मेथड को यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। ठीक है, यदि कोई चीज 1-2 बच्चों में लगती है तो वो यूनिवर्सल नहीं होती है बच्चों। लेकिन वही चीज यदि एक प्रिंसिपल होता है और वो एवरेज बैठ जाता है, एवरेज में बैठ जाता है, ठीक है, तो फिर वो एक मेथड बन जाता है। अब जैसे बच्चों क्या है कि यदि ऐसे 50 बच्चे गए, मान लो 50 बच्चे ने ऐसे ही पैटर्न फॉलो किया और 50 बच्चों में से यदि 2 बच्चे सिलेक्शन प्राप्त करते हैं, अचीवमेंट लेते हैं, 2 बच्चे लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा बच्चों कि ये मेथड सही है कि 12वीं 11वीं 12वीं आप सिंपल किताब का पढ़ो, रटो, जो भी करना है आपको, फिर उसके बाद 1 साल आप तैयारी करोगे। बच्चों एक चांस IIT का 12वीं के साथ चला जाता है, 12वीं में ही, चाहे आप एग्जाम दो चाहे मत दो, एक चांस चला जाता है एडवांस का। ठीक है, दूसरा चांस, एक चांस बचता है। तो 1 साल में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, बहुत मेहनत। ये मान लो ये जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है ना उससे पूछो आप, और जो नहीं हुआ उससे भी पूछो, क्योंकि वो भी मेहनत करता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई बात 1-2 बच्चों की। तो ये एक तो पैटर्न ही हो गया। एक बच्चे वो होते हैं बच्चों जो 11-12 से ही फाउंडेशन को थोड़ा सा करने लग जाते हैं बच्चों, स्टार्ट करने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहता जैसे 50 बच्चों ने ऐसे पैटर्न फॉलो किया तो 50 में से बच्चों जो बच्चों का 12th में सिलेक्शन, 12th के बाद बोर्ड में परसेंटेज 12th में से 50 बच्चों के में से कम 30 बच्चों के बच्चों परसेंटेज मेंटेन रहती है। ऐसे नहीं कि बच्चे लुढ़क जाएंगे, 30 बच्चों की परसेंटेज मेंटेन रहती है और उसमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है बच्चों, 5 बच्चों का कम से कम सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो 45, अब 5 बच्चों का हो गया बच्चों सिलेक्शन ये पैटर्न से। लेकिन अब वही जो 50 बच्चे जिन्होंने 11-12 में फाउंडेशन किया, अब वो उसमें से 45 बच्चे, 5 तो निकल गए, 45 बच्चे मान लो बच्चों कहाँ चले जाते हैं, कोटा या उसमें कोचिंग करने, या फिर 1 साल खुद अपने आप में एक बार और उसको सेल्फ स्टडी करते हो या टीचर से जो भी कम्युनिकेट करते हो करके फिर आप एग्जाम देते हो। तो 45 में बच्चों 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 40 बच्चों का, 5 बच्चे निकल जाते हैं, 40 का होता है। तो समझाए बच्चों, इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ बच्चों आपको कि आपको 11-12 में ही बोर्ड के साथ साथ, बुक के साथ साथ
अपने दिमाग का यूज में लेना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा। किताब में जो लिखा है उसी को समझना, उसको तो समझना ही है, साथ में ये भी समझना है कि ये लिखा क्यों है, किताब में ये ऐसी चीज क्यों लिखा है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं ले सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वैसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे कर सकते हैं। ये मेथड गुरुजी किताब में तो नहीं है, लेकिन इस मेथड का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है या कंपटीशन में पूछा गया है, तो वो भी अपन को पूछना है या समझना है। ऐसे नहीं करना कि ये किताब में नहीं है तो नहीं पढ़ना, जो किताब में है वो ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, ये सबके लिए लागू होती है, चाहे वो फाउंडेशन का कोर्स करे या नहीं करे। मेरा मोटिव ये है बच्चों कि 11th-12th को बिंदास पढ़ो, खतरनाक पढ़ो, मजे से पढ़ो। ठीक है, ये है समझ। चलो मुझे कहाँ की बात, तो इसमें मैंने समझा दिया आपको कि जैसे ये ऐसे लिखा तो ये बोर्ड का पैटर्न हो गया, सीधा लिख देता तो वो फाउंडेशन का पैटर्न हो जाता। सुनिए बच्चों, चलो कोई नहीं, ये तो गए अपनी बात। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होते हैं बच्चों, साचार्य नियम, इसे अपन बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ, और या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपन साचार्य नियम, साचार्य नियम। ठीक है, अब मैंने आपको बोला बच्चों साचार्य नियम होता है, ठीक है, साचार्य नियम जो होता है बच्चों वो 3 अवयवों के बीच में लगेगा। किसका कर रहे हो आप साचार्य नियम बच्चों, यो अपन है ना प्लस संक्रिया का कर सकते हैं, माइनस संक्रिया का कर सकते हैं, गुणन का कर सकते हैं, भाग का कर सकते हैं। साचार्य अपन किसी भी संक्रिया, दुनिया में जितनी भी संक्रिया है, जितने भी ऑपरेशन है, सब में साचार्य नियम अपन चेक कर सकते हैं। कुछ में लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा। अच्छा, ये भी होता है कई कई अवयवों में लगेगा, कई कई अवयवों में नहीं लगेगा, ये भी पैटर्न होता है बच्चों। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैं साचार्य नियम किस में चेक करो, सर्वनिष्ठ में चेक करो। ठीक है, यानी सर्वनिष्ठ संक्रिया क्या साचार्य नियम का पालन करेगी कि नहीं करेगी, मैं उसमें चेक करो। ठीक है, तो साचार्य नियम हमेशा अपन कितने एलिमेंट लेंगे, कम से कम 3। तो बच्चों अभी तो 2 ही है, तो साचार्य नियम के लिए 3 अवयव होंगे, मतलब 3 क्या होंगे, समुच्चय होंगे। तो मैंने बोला एक तो समुच्चय ए, एक समुच्चय बी, एक समुच्चय सी, ये लिया। ठीक है, अब मैं चेक करो क्या ये साचार्य नियम का पालन करेंगे। तो बच्चों पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने ए और बी के बीच में क्या लिया, सर्वनिष्ठ लिया। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा यानी एक समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय का और इस समुच्चय के साथ क्या लिया बच्चों, मैंने फिर से क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया। और इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा, यदि ये आंसर बराबर हुआ किसके, ये आंसर यदि बराबर हुआ बच्चों ए बी सी, ये ऐसे कैसे लिखना चाहिए, ए बी सी। अब आप बी और सी के बीच में क्या करो, सर्वनिष्ठ लो, और इसमें जो आंसर आएगा बच्चों उसका आप ए के साथ क्या करो, सर्वनिष्ठ करो या इंटरसेक्शन करो। ये जो आंसर आएगा, यदि दोनों आंसर बराबर हुए तो अपन बोलेंगे कि सर्वनिष्ठ साचार्य नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज करने की बात मैं आपको बता देता हूं, 12th क्लास में जब आप जाओगे बच्चों तो वहां पढ़ोगे संयुक्त फलन का साचार्य। संयुक्त फलन के साचार्य में बच्चों ऐसे भी होता है कि अभी तो मैंने देखो आपको क्या दिया, ए बी सी करके दिया, ए बी सी करके दिया ना बच्चों। देखो ये ए बी सी के भी कई केस बनेंगे। देखो चलो मैं बात कर ही देता हूँ, थोड़ी घुमाने वाली बात कर देता हूँ, दिमाग को लोड देने वाली बात। देखो बच्चों, कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, गुरुजी ठीक है आपने तीन समुच्चय लिए, ए लिया, बी लिया और सी लिया, 3 समुच्चय लिए। ठीक है बच्चों, अब गुरुजी मुझे ये 3 समुच्चय के बीच में सर्वनिष्ठ लेना है। मैं सर्वनिष्ठ ले सकता हूँ, कैसे कैसे, देखो बच्चों, पहला सर्वनिष्ठ जो मैं लूंगा ऐसे ले सकता हूँ सीधा सीधा। तो पहले मैं ए और बी का करूंगा, फिर मैं सी उसका सी के साथ करूंगा। पहला केस ये हो गया। अच्छा, दूसरा केस बच्चे ये बोल सकते हैं कि गुरुजी मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ए बी सी की जगह ए पहले लिखूंगा, सी फिर बी, ए सी बी, फिर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन लूंगा, फिर मैं इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसका साचार्य चेक करूंगा, इसका साचार्य चेक करूंगा। लेकिन पैटर्न तो हो गए ना। आपसे कोई बोले कि 3 समुच्चय ए बी सी, 3 समुच्चय में से साचार्य नियम का पालन कौन सा पैटर्न करेगा, ठीक है, कौन सा पैटर्न करेगा। तो ये पैटर्न बन रहे हैं, एक पैटर्न ये हो गया,
यदि देखो ए बी सी, एक पैटर्न ए सी बी, ऐसे कितने पैटर्न बनेंगे? 6 पैटर्न बनेंगे, 6 पैटर्न। और वो 6 पैटर्न में से कौन सा साचर नियम का पालन कर रहा है? तो यदि 6 में से 6 की 6 कर गया, 6 में से 6 की 6 कर गया, साचर नियम का पालन कर गया, तो अपन बोलेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन है ना, सर्वनिष्ठ जो है, ये साचर नियम का पालन करती है, चाहे कैसा ही केस बनाओ करेगी। लेकिन 12th क्लास में जब आप कंपोजिट फंक्शन पढ़ोगे बच्चों, तो कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन भी एक संक्रिया है, एक फलन की गोदी में दूसरा फलन बैठाना, वो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चों ऐसे जब मैं 3 फंक्शन के बीच में कंपोजिट, जब 3 फंक्शन के बीच में कंपोजिट संक्रिया लगाऊंगा यानी संयुक्त फलन की संक्रिया लगाऊंगा, तो उस वाले केस में बच्चों क्या होगा कि हर एक पैटर्न के लिए साचर नियम का पालन नहीं करेगी, उसमें भी 6 पैटर्न बनेंगे, जिसमें से एक ही पैटर्न साचर नियम का पालन करेगी, तो वो भी अपन को मेंशंस करना होगा। अब ये सारी रामायण क्या हुई? इस सब बातों का कंक्लूजन एक निकला कि साचर नियम जब भी अपन चेक करेंगे बच्चों, तो ये चेक करेंगे कि साचर नियम केवल एक संक्रिया के लिए वैलिड हो, वो कब होगी? जब उसके सारे पैटर्न साचर नियम की पालना करते हो, तब अपन बोलेंगे कि सर्वनिष्ठ साचर नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों, जैसे प्लस है, अब 3 नंबरों के बीच में मैं प्लस करूंगा, कैसे? घुमा घुमा के प्लस करो, जितने भी पैटर्न बनेंगे, 6 पैटर्न बनते हैं, 3 अवयवों के 6 पैटर्न बनते हैं। प्लस संक्रिया यानी जैसे 2 3 4, अब इसके बीच में मैंने प्लस किया, ठीक है। पहले अब मैं इनका ऑर्डर, तो एक पैटर्न तो ये हो गया, पहले मैं 2 और 3 का करूंगा, ठीक है, और तो एक पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न का साचर्य चेक करना है, तो इसका ये वाला रिजल्ट बराबर 2 3 4, ऐसे कैसे लिखो? 3 + 4 करो, फिर 2 करो, तो ये हो गए पहले पैटर्न का साचर्य नियम चेक करने का तरीका। इसी प्रकार बच्चों दूसरा पैटर्न होगा, दूसरा पैटर्न क्या होगा? 2 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 3 लिखो, अब 2 और 4 के बीच में करो, फिर +3 करो, बराबर। इसका साचर्य जैसे चेक करेंगे, अब बच्चों 2 4 और 3 ऐसे कैसे लिखो? अब 4 + 3 का करो, फिर +2 का करो, समझे बच्चों? तो यानी अब ये हो गया दूसरे पैटर्न का साचर्य नियम चेक करना, ये हो गया दूसरे पैटर्न का साचर्य नियम चेक करना, ये हो गया पहले पैटर्न का साचर्य नियम चेक करना। ऐसे इसके 6 पैटर्न बनेंगे, यदि 6 के 6 पैटर्न साचर्य नियम की पालना करते हैं, तो फिर अपन बोलेंगे कि योग संक्रिया, प्लस को क्या बोलते हैं? योग, और संक्रिया नहीं ऑपरेशन, तो योग संक्रिया साचर्य नियम की पालना करता है। ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, अपन ने बोल दिया। ऐसे ही बच्चों इंटरसेक्शन के भी 6 पैटर्न बनेंगे, और 6 के 6 पैटर्न साचर्य नियम का पालन करते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा कि सर्वनिष्ठ संक्रिया यानी सर्वनिष्ठ जो होती है वो साचर्य नियम की पालन करता है। लेकिन यदि मान लो मैंने करा अभी संयुक्त फलन की संक्रिया, तो 3 नंबर मैं बोलता हूं क्या संयुक्त फलन की संक्रिया साचर्य नियम की पालना करती है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करती है, हम उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें चेक करके ही बताना पड़ेगा। ठीक है, जो समझ में आ गया? तो जो चीज मैंने बोली वो समझ में आ गई ना आपके? ओके बच्चों, ये ही आपके काफी है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो साचर्य नियम, अब इसके 6 पैटर्न बनेंगे, ए बी सी के 6 पैटर्न बनेंगे, 6 के 6 पैटर्न इंटरसेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि सर्वनिष्ठ साचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल यही है बच्चों, ये बस इसमें एक CO ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं बच्चों? C। तो C मैंने ले लिया, और इसमें मैंने लिखा बच्चों 2 4 9 15 20, ये लिखा। ठीक है, चलो तो A B C हो गए। अब मुझे सर्वनिष्ठ चेक करना है, तो बच्चों मुझे मालूम चल गया कि सर्वनिष्ठ जो होती है वो साचर्य नियम का पालन करती है। तो कैसा भी केस ले लो, कोई सा भी जो आपके मन में, मान लो मैंने लिया C B A, ये पैटर्न ले लिया। ठीक है, अब मैं इसका साचर्य नियम चेक करूंगा। तो साचर्य नियम चेक करने के लिए बच्चों पहले मैं C और B के बीच में इंटरसेक्शन लूंगा, फिर मैं उसका इंटरसेक्शन A के साथ करूंगा। इसका जो आंसर आएगा, तो पहले ये ले लो, LHS ले लो। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। तो बोलो बच्चों C और B का, C और B, तो ये इंटरसेक्शन है, 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन में क्या बनता है? एक समुच्चय बनता है, तो वो मैंने समुच्चय लिख दिया ऐसे। क्या आएगा इसमें? कॉमन पार्ट, C और B का कॉमन अवयव। तो C दो कॉमन आ गया,
4 कॉमन नहीं आ रहा, सी और बी में कॉमन कौन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन 9, तो ये आ गया अपने पास सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, अब ए लिखेंगे, ए में क्या है 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, तो 2 9, तो इसमें बीच में कॉमन क्या है केवल 2, तो ये आ गया आंसर। तो LHS आंसर आ गया 2। ऐसे ही बच्चों मैं RHS लूंगा, RHS क्या है, यानी ऐसे कैसे लिखूंगा CBA। अब मैं बच्चों B और A के बीच में करूंगा, फिर उसका इंटरसेक्शन C के साथ करूंगा, तो C ऐसे कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं 2 4 9 15 20 ऐसे कैसे लिखा, फिर लिखूंगा इंटरसेक्शन। अब बच्चों मैं B और A के बीच में इंटरसेक्शन लूंगा, तो B और A का ओबेनिस्ट पार्ट, तो B और A का ओबेनिस्ट पार्ट कितना है, 2 और 3 ओबेनिस्ट पार्ट है, तो 2 और 3 क्या है इसका ओबेनिस्ट पार्ट। अब बच्चों इनका ओबेनिस्ट, अब इन दोनों का ओबेनिस्ट लूंगा, तो इन दोनों के ओबेनिस्ट में क्या कॉमन आ रहा है 2, इसका मतलब बच्चों अब क्या बोलेंगे LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। अतः ये एक साचर नियम की पालन करता है। कौन साचर नियम की पालन करता है, ये वाला पैटर्न CBA। इतने कितने पैटर्न बनेंगे, 6 पैटर्न बनेंगे, 6 की 6 करेंगे। ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि इंटरसेक्शन साचर नियम की पालन करता है। क्या बच्चे बोल्ड हो गए होंगे, तो बोल्ड नहीं होना है, जितना समझ में आया उतना आपको समझ लेना है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम। तो बंटन नियम क्या होता है, अब देखो बच्चों। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब बात करेंगे अपन बंटन नियम की। कुछ बड़ी डीप बात कर चुके थे बच्चों अपन, ऐसी कहीं भी आपको मिल जाएगी। हाँ, नहीं मिलेगी नहीं, मिल जाएगी, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है बच्चों, ये तो है ना। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बात करेंगे अपन बंटन नियम की। बंटन नियम, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बंटन नियम क्या होता है बच्चों, तो देखो बंटन नियम में क्या होता है, बंटन नियम बनेगा बच्चों सर्वनिष्ठ और संघ के बीच में। ठीक है, मतलब दो बंटन नियम में कैसे चेक करेंगे कि बंटन नियम में ये चिन्ह भी आएगा और ये चिन्ह भी आएगा। ठीक है, दोनों चिन्ह आते हैं, समझा बच्चों। अब देखो कैसे, आपको 3 समुच्चय दे दिए और किसके बीच में लगेगा, ये 3 समुच्चयों के बीच में। तो माना 3 समुच्चय, माना 3 समुच्चय A, B व C है। ठीक है, अब मुझे इसमें बंटन चेक करना है। तो पहला केस तो क्या बन सकता है बच्चों, आप ऐसे बना सकते हो A, B और C, आपने इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लिया और फिर इसका यूनियन लिया। ठीक है, ऐसा बना सकते हो। या दूसरा केस, अब क्या बना सकते हो बच्चों, A, B और C, यही लेना है, पैटर्न सेम लेना है दोनों का। यदि आपने ABC लिए तो दूसरे वाले केस में ये ABC लेना, यदि आपने CBA लिया तो दूसरे वाले केस में भी CBA लेना। ठीक है, पैटर्न सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया, यहाँ यूनियन लो, तो B यूनियन C, यहाँ यूनियन लिया तो यहाँ इंटरसेक्शन लो। अब ये जो होते हैं बच्चों, ये कहलाते हैं अपने बंटन नियम की पालन करते हैं। तो ये जो एक सेम पैटर्न है, तो सेम पैटर्न, अब ये क्या करेंगे बंटन नियम। तो बंटन नियम क्या होगा बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन गुणा करते हैं ना बच्चों, ऐसे 2 गुणा 3 प्लस 4 ऐसे करते हैं बच्चों। तो 2 गुणा 3 प्लस 4 या 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बच्चों, इसको मैं लिखूंगा, पहले 2 का गुणा करूंगा 3 के साथ, तो 2 इंटू 3 लिखूंगा, फिर प्लस 2 इंटू 4 लिखूंगा, 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखो ऐसे देखो, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 को 2 से करेंगे तो 14, तो ये आंसर आया 14। अब ये देखो 3 दूनी का 6 आया और 4 दूनी का 8 और 6 14, तो 14 बराबर आ गए। तो ये कहलाता है बंटन नियम। ये क्या कहलाता है बच्चों, बंटन नियम। तो जो आपके साथ प्लस गुणा के साथ होता है, प्लस का मतलब यूनियन होता है बच्चों किसमें, समुच्चय में, और गुणा का मतलब होता है सर्वनिष्ठ समुच्चयों में। ठीक है, तो ये आप ऐसे बराबर मत बोलना कि गुरुजी ने बराबर, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो काम प्लस करता है ना,
नंबरों के बीच में, वही काम समुच्चय में संघ करता है, वैसा ही काम। ठीक है, जो काम नंबरों के बीच में गुणा करता है वैसा ही काम समुच्चय में सर्वनिष्ठ करता है। तो बच्चों अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी, ठीक है, फिर क्या लूंगा इंटरसेक्शन, ठीक है, जो ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन बीच में, फिर क्या लूंगा ए यूनियन सी, ऐसे समझ आए बच्चों। यानी यहाँ पे जो चिन्ह है वो गुणा गुणा बीच में आ गया और ये भी बीच में चिन्ह था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे जब मैं इसका करूंगा तो क्या ना आएगा 4 तिया 12, 12 और 2 14, अब ये भी 14 आया बच्चों, 4 तिया 12 और 2 14 आया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 2 प्लस के 3 लिखा, 2 प्लस 3, फिर बीच में इंटू लिखा, फिर 2 इंटू 4 लिखा, बोलो 3 और 2 5 आया और 4 दूनी का 8 आ गया, इंटू करेंगे 40, तो ये तो 40 आया, ये 14 आया, तो ये नहीं है, तो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में नहीं कर रहा, नंबरों में पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, नंबरों में नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, तो ये बराबर नहीं है, तो ये वाला बंटन नियम की पालन नहीं करता है, जबकि ये वाला पैटर्न बंटन नियम की पालन करता है। अब इस वाले में चेक करेंगे, तो इस वाले में क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे गुरुजी जब ये पालन नहीं कर रहा है ये वाला नंबरों के बीच में, तो ये करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बराबर नहीं बोला कि जो काम प्लस प्लस बराबर यूनियन, ऐसे नहीं बोला मैंने कि प्लस का जो काम होता है नंबरों में वही काम यूनियन का होता है। तो अब अपन को चेक करना पड़ेगा, काम होता है तो पहले चेक करना पड़ेगा, इसमें तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी 2 प्लस 3 इंटू 4 को अपन जब ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 4, तो दे दो गए 3 2 5, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 और 2 6, 6 पंजू 30। ठीक है चलो, तो ये तो गया 30 अपने पास, 30 आया ना, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 6 इंटू 30, तो ये तो हो गया 30, और ये हो गया 4 तिया 12 और 2 14, तो ये 14 और ये कितना हो गया अपने पास 30, तो ये बराबर नहीं हुए। तो ये वाले नंबर में तो ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन इसमें देखो लिखने का पैटर्न तो ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। अब क्या ये दोनों नियम बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे तो बोल देंगे बंटन नियम की पालन करता है, और नहीं होंगे तो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब मुझे इसको चेक करना है, एक उदाहरण ले लेंगे और इसको चेक करेंगे। चलो बच्चों, तो बंटन नियम को चेक करते हैं। तो इसमें समझ में आ गया बच्चों, ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऊपर वाला बंटन नियम की पालन कर रहा है, लेकिन नीचे वाला बंटन नियम की पालन नहीं कर रहा है। तो अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि गुणा इंटू प्लस बंटन नियम की पालन करेगा, डायरेक्टली नहीं बोले। यदि इस वाले केस में दोनों ही कर गए तो बोल देंगे कि जो सेट जो होता है, समुच्चय जो होता है, समुच्चय में संक्रिया सर्वनिष्ठ और संघ बंटन नियम की पालन करता है। कैसे ही पैटर्न ले लो करेगा फिर। ठीक है, तो इसमें बोल देंगे। कंफ्यूज हो गए हो, कंफ्यूज नहीं होना। यदि कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे तो जो भी मैंने कुछ बोला वो सब भूल जाओ, आप तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। ठीक है, अपन बंटन नियम क्या होता है, ये बंटन नियम होता है। अब ये LHS बराबर RHS देखते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसको अपन किससे करेंगे, वैन आरेख। इसको मैं वैन आरेख से करूंगा, यदि मैं ऐसे करूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैन आरेख से कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया बच्चों, मैंने A ले लिया, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने B लिया बच्चों 2, 3, 9, 12, 11। और मैंने C ले लिया बच्चों 2, 5, 12, 11, 15, ये ले लिया। तो 3 ले लिए बच्चों A, B, C। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये बंटन नियम की पालन करते हैं कि नहीं करते। तो पहले आप एक पैटर्न बनाओगे, एक पैटर्न आपने बना लिया, कोई सा भी एक पैटर्न बना लो। मैंने तो ये वाला पैटर्न बनाया A, B, C वाला, आप आपकी इच्छा जो पैटर्न बना लो। ठीक है बच्चों, तो मैंने पैटर्न बना लिया B, A और C का, ये वाला पैटर्न बना लिया B, A, C। ऐसे 6 पैटर्न बनेंगे, तो मैंने एक पैटर्न बना लिया B, A, C। अब बच्चों मैंने क्या करा, इसके बीच में इंटरसेक्शन लगाया और इसके बीच में यूनियन लगाया। ठीक है,
तो यदि ये बंटन नियम की पालन करेगा तो ये वाला मान यानी ये वाला समुच्चय बराबर होगा इस वाले के बी यूनियन ए, फिर लगेगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यदि बच्चों ये वाला समुच्चय और ये वाला समुच्चय बराबर आ गए तो अपन बोलेंगे ये बंटन नियम की पालन करता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन चेक कर लेते हैं इसका। तो बच्चों अब वेन आरेख से मैं कैसे चेक करूंगा, तो वेन आरेख देखो ये पूरे का वेन आरेख बनाऊंगा बच्चों। तो एक तो मैं बनाऊंगा आयताकार बॉक्स, ये होता है बच्चों क्या, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, कैपिटल यू से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी में बच्चों जो ये चेले चपेटे आए यानी समुच्चय ए बी सी, इनको अपन सर्किल से डिनोट करेंगे बच्चों, सर्किल से। और सर्किल कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे मैंने सर्किल बनाया ए, ये बनाया सर्किल ए, ठीक है, समुच्चय। अब मैं समुच्चय बी बनाऊंगा, तो समुच्चय बी बनाने से पहले मैं ये देखूंगा कि क्या समुच्चय ए में कुछ अगर ऐसे जो समुच्चय बी में भी हो। तो समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 7 है, समुच्चय बी में 2 3 9 12 11। इसका मतलब कॉमन है कौन, 2 3 कॉमन है। तो बी जो बनेगा वो बी ऐसे बनाना है, फिर वेन आरेख में मुझे वी ऐसे बनाना है और इसमें ये कॉमन पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं सी बनाऊंगा। अब सी कैसे बनाना है बच्चों, सी मुझे चेक करना है कि क्या सी में ए के भी आ रहे हैं, क्या सी में ए के आ रहे हैं क्या, हाँ सी में ए के अवयव आ रहे हैं। क्या सी में बी के भी अवयव आ रहे हैं, हाँ सी में बी के भी अवयव आ रहे हैं। 12 आ रहे हैं ना, 12। तो इसका मतलब जो सी बनेगा बच्चों वो सी ऐसा बनेगा, ए के भी बनेगा और बी के भी बनेगा। तो ये बन गया सी। यदि मान लो सी में ए के नहीं आते, केवल बी क्या के, तो इस सी को आप फिर यहाँ से बनाते, छल्ले में छल्ला, छल्ले में छल्ला, छल्ले में छल्ला, ऐसे बनाते। ठीक है बच्चों, तो ये वेन आरेख बनाना सीख गए। क्वेश्चन से वेन आरेख कैसे बनाएंगे, तो ऐसे वेन आरेख बनेगा। चलो अब इस वेन आरेख में बच्चों अपन क्या करेंगे, इस वेन आरेख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो नंबरिंग कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे बच्चों, नंबरिंग। तो मैंने क्या करा बच्चों, देखो इसमें नंबरिंग करूंगा तो इसको बोला मैंने 1 पार्ट। चलो पहले लिखे देते हैं 1 2 3 4 5 में। ऐसे देखो जो बी में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं और सी में आ रहे हैं। तो देखो बच्चों ए और बी, ए बी का कॉमन पार्ट, तो ए बी में कॉमन पार्ट क्या रहा है, ए बी में कॉमन पार्ट 2 3, बस ए बी में कॉमन पार्ट क्या रहा है 2 और 3। तो कॉमन पार्ट यहाँ पे आता है बच्चों 2, ठीक है, और 3। अब 3 कहाँ लिखेंगे, अब 3 देखो 3 क्या सी में भी आ रहा है, क्या 3 सी में नहीं आ रहा, सी में 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 को तो मैं यहाँ बैठाऊंगा और 3 को मैं यहाँ बैठाऊंगा। ये बात समझ में आई बच्चों, ये तो 2 को मैं यहाँ बैठाऊंगा, 3 को यहाँ बैठाऊंगा। तो 2 क्या है, 2 एक ऐसा पार्ट है जो 2 एक ऐसा अवयव है जो तीनों में ही कॉमन आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। कोई दिक्कत है बच्चों किसी को? चलो फिर मैं बात करूंगा किसका, ए और सी का। ए और सी में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ए और सी में, तो ए और सी में केवल एक ही कॉमन पार्ट आ रहा है, नहीं 2 आ रहे हैं। ए और सी में 5 भी आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो 2 तो आ ही गया, 2 तो आ ही गया, और क्या आ गया 5, तो 5 यहाँ लिख दोगे ए और सी का कॉमन पार्ट। ऐसे ही बच्चों बी और सी का कॉमन पार्ट देखो, तो बी और सी का कॉमन पार्ट क्या आया, बी और सी का कॉमन पार्ट आया 2 आ गया और 12 और 11, 12 11, तो यानी बी और सी का कॉमन पार्ट 12 और 11 क्या आ गए। समझ आए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इस 2 को मैंने कैसे लिखा, ये जो 2 है बच्चों, 2 क्या है, मैं बोलूंगा ये 2 ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट है, तो इसको लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों का ही कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कितना आया बच्चों, 2 आया, ये कितना आया 2 आया। ठीक है, समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद मैंने बोला आपको कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। मैंने बोला बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में 2 आ रहा है, 12 आ रहा है, 11 आ रहा है। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो है बच्चों ये क्या बच जाएंगे, अब ए में केवल क्या बच जाएंगे, 2 आ गया, 3 आ गए, 5 आ गए, ए में 2 आ गए, 3 आ गए, 5 आए, अब बचे क्या 1 4 6 7, तो 1 4 6 7 यहाँ आएंगे। समझ आया बच्चों? फिर उसका बी में देखो 3 2 12 11, 3 2 12 11 बच गए, 3 2 12 11, तो बचे क्या 9, तो केवल 9 आएगा इसमें।
फिर सी में देखो, सी में क्या 2 5 12 11, 2 5 12 11, तो क्या बचे 15, तो ये 15 यहाँ है। तो ये अपन ने ऐसे वेन आरेख को बना लिया, इस प्रकार लिख लिया। किसी समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे जब भी वेन आरेख बनाना है, इसका अवयव को दिखाना है, तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, तीनों समुच्चय का कॉमन देखोगे, और तीनों समुच्चय को कॉमन को इसके बीच में बैठा दोगे, फिर एक एक का कॉमन देखोगे, ठीक है, उसको बटाते चलोगे, बाद में लास्ट का ऐसे कर देना। कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखो, अब मुझे इसका करना है, तो बच्चों मुझे क्या करना है, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों आप बता सकते हो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी यानी ए ये रहा, सी ये रहा, तो ए इंटरसेक्शन सी यानी कॉमन पार्ट, तो केवल क्या आ रहा है 2 और 5, तो इसमें कॉमन पार्ट केवल क्या आ रहा है 2 और 5, ये कॉमन पार्ट आ रहा है। फिर यूनियन लगाएंगे बी, बी क्या है, ये रहा पूरा, तो बी पूरा क्या है, बी पूरा है 2, 3, 9, 12, 11, सही से लिख देता, 2, 3, 9, 12, 11, ये है बी, ठीक है बच्चों। अब बी यूनियन ये करना है, तो यूनियन करेंगे तो बच्चों क्या आएंगे, 2 ले लिया, 5 भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे, 9 भी ले लेंगे, 12 भी ले लेंगे, 11 भी ले लेंगे, तो ये आ गया LHS। तो ये तो क्या आ गया अपने पास, LHS आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है RHS, तो बी यूनियन ए, बी यूनियन ए क्या होता है बच्चों, बी और ए को शामिल कर लेंगे, जितने भी अवयव बी और ए में सबको शामिल कर लेंगे, तो बी यूनियन ए, तो बी यूनियन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, 6 है, 12 है, 7 है, 11 है, तो ये आ गया। देखो सारे अवयव ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 3 2 3 9 9 12 11, तो सारे ले लिए मैंने। फिर क्या लगाऊंगा इनके बीच में, इंटरसेक्शन लगा दिया, इंटरसेक्शन लगा दिया। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को शामिल करेंगे, तो बी कितना है, तो 3 9 12 11, तो ये लिख लिया 2 3 9 12 11, 2 3 9 12 11, फिर क्या बचेगा 2 2 लिख लिया, 5 5 लिख लो, फिर 12 12 है, 11 11 है, 15 20। अब इन दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ गया, इन दोनों में 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और 9 आ गया, और 5 आ गया, तो लिखते चलो 2 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, और क्या आएगा 12 आ गया, 11 आ गया, तो ये आ गया। तो 2 3 9 5 12 11, 2 3 9 5 11 12, तो ये बराबर हो गए बच्चों। तो अतः ये बंटन नियम के पालन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने क्वेश्चन से आपको लेके समझा दिया, आप वेन आरेख बनाने सिखा दिया इसका, और ऐसे मैंने सिखा दिया। अब कई बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी वेन आरेख बनाने की जरूरत क्या पड़ी आपको, ये तो मैंने ऐसे भी कर लिया, वेन आरेख बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने तो ऐसे भी कर लिया इसको। बिल्कुल सही है बच्चों, वेन आरेख बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वेन आरेख मैंने समझा दिया आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में वेन आरेख बनाना भी तो सीख गए आप कि कैसे वेन आरेख, बस ऐसे ही मैंने एक और टर्मिनोलॉजी लगा दी और आपको सिखा दिया। हाँ हाँ समझे बच्चों, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप सीख गए, ठीक है। अब बच्चों जैसे क्वेश्चन है आपके बोर्ड में या 11th क्लास में जो आपका पेपर होगा हाफ ईयरली का या ईयरली का, उसमें बच्चों आपको दे दिया पेपर में कि बंटन नियम को ऐसे प्रूफ करना है, और आपको ए नहीं दिया, बी नहीं दिया, सी नहीं दिया। सुन लो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको बोल दिया ए बी सी दे दिया, ए बी सी दे दिया, अब ए नहीं दिया, बी नहीं दिया, सी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आपसे बोला कि बंटन नियम को सिद्ध करो कि क्या बंटन नियम की पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप ये लिखोगे बी ए सी ऐसे कुछ लिखोगे। फिर उसमें आपको क्या करना है, जब सीधा दे देंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे वेन आरेख बनाना है। देखो आपको कुछ भी नहीं दिया बच्चों, ये कुछ भी नहीं दिया, ये कुछ भी नहीं दिया, ठीक है बस। अब क्योंकि मैंने तो बोल दिया ना कि बंटन नियम सभी में लागू होगा, कैसा ही पैटर्न बनाओ सब में लागू होगा, तो आपको कुछ भी नहीं दिया, आपको ये दे दिया और बोला कि सिद्ध करो बंटन नियम की पालन करता है कि नहीं करता। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप एक वेन आरेख बनाओगे ऐसे कि वेन आरेख बना लिया, आप ये लिखोगे ऐसे, ए लिखोगे, बी लिखोगे, सी लिखोगे, लिख दिया बच्चों आपने, ठीक है। उसके बाद आप नंबरिंग कर लोगे, क्या करोगे बच्चों, नंबरिंग, यानी इसको नंबर बोलोगे 1 नंबर, नंबरिंग करोगे, इस वाले पार्ट को बोलोगे 2 नंबर,
इस वाले पार्ट को बोलोगे 3 नंबर, इस वाले पार्ट को बोलोगे 4 नंबर, इस वाले पार्ट को बोलोगे 5 नंबर, इस वाले पार्ट को बोलोगे 6 नंबर, और इस वाले पार्ट को बोलोगे 7 नंबर, और ये पूरे वाले भाग को बोलोगे 8 नंबर। ऐसे नंबरिंग कर देना। कर दी नंबरिंग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ये पूरा जो भाग है ये वाला, इसको बोलोगे 8 नंबर। नंबरिंग कर दी। अब देखो आपसे क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पता है बच्चों क्या होता है, यानी जो ए और सी के बीच में कॉमन आए। तो ए और सी, यानी ये ए है ये सी है, कॉमन क्या रहा है 2, 5 और 7, तो 5 नंबर और 7 नंबर क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर यूनियन। और बच्चों बी क्या है, अब बी में क्या क्या रहे, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। तो बी में क्या लिखोगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर। ये ऐसे लिख दिया बच्चों। अब इसका क्या करना है अपन को, यूनियन। क्या करना है इसका, यूनियन। तो यूनियन में शामिल कर लेंगे, तो यूनियन में मिला के लिखेंगे, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर एक बार ही लिखेंगे, 5 नंबर और 6 नंबर। तो ये आ गया अपने पास RHS। तो ये क्या आ गया बच्चों, LHS। ये क्या आ गया, LHS। ऐसे बच्चों मुझे RHS करना है। तो RHS में क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए पता है क्या होता है बच्चों, जो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। तो बी में क्या आ रहा है, 2 3 7 6, 2 3 7 6, और ए में क्या आ रहा है, 1 2 5 7। तो ये सबको मिला के लिखना है। तो बी यूनियन ए में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 2 3, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। यही तो होता है बच्चों बी यूनियन ए, यानी ये बी और ये ए। तो बी और ए को मिला के जो भी आ रहा है वो सब लिख देंगे, लिख दिया। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाओ। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या बच्चों, यानी बी और सी में जो भी आ रहा है सब लिख दो। तो बी और सी में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, बी और सी में 2 3 5 7, ये बी और सी में ना 2 3 7 6, 2 3 7 6, तो पूरा बी में आ गया। सी में 7 6 तो आ गया, 5 4 ये आ गया। अब इनके बीच में क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन लगाना है, यानी कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। तो 2 3 7 5 6, 2 3 7 5 6। ऊपर से क्या डक करता हुआ, अरे नहीं बच्चों डक करना नहीं है अपन को, बाउंस नहीं करना बिल्कुल भी, सुना ही नहीं है। तो ऐसे नंबरिंग से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब दूसरा नियम, दूसरा क्या था बच्चों, पैटर्न वही है, पैटर्न को सेम रखना है। पैटर्न को मैंने सेम रखा, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, BAC, ऐसे कैसे लिखा, BAC। अब मुझे क्या करना है बच्चों, पैटर्न चेंज कर देना है। पहले मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया, अब मैं यहाँ यूनियन लेता हूँ और इसके बीच में क्या लगाता हूँ, इंटरसेक्शन। तो बोलो बच्चों क्या जाएगा ये, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये क्या अब ये दोनों बराबर होंगे, तो इसके लिए नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से कर लेंगे। तो देखो बच्चों A यूनियन C, तो A यूनियन C यानी A में भी और C में भी हो, सबको शामिल करेंगे, A में भी और C में भी। तो A में क्या है ये और C है, तो सारे नंबर ले लो। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। ये आ गए ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। ये सब A और C आ गए, A यूनियन C आ गया, A यूनियन C। फिर इसके बीच में क्या है ये इंटरसेक्शन। फिर क्या लिखना है अपन को, B। तो B में जो भी आ रहा है, तो B में क्या रहा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, ये सब B में आ रहा है। अब इनका क्या लेना अपन को, कॉमन। तो कॉमन क्या आ गया बच्चों, अब इसमें कॉमन देखो 2 कॉमन आ गया। फिर बच्चों 3 5 है तो ना, 7 और 6, तो 2 7 और 6, तो ये आ गया 2 7 6। देखो 2 3 7 6, 2 5 है ना, ये 5, हाँ 5 है, 3 नहीं है ना, तो 2 7 6। तो LHS क्या आ गया मेरे पास, LHS आ गया 2 7 6। LHS क्या आ गया 2 7 6। ऐसे मुझे RHS निकालना है बच्चों। तो RHS देखो B इंटरसेक्शन A, यानी B और A क्या कॉमन, तो B और A का कॉमन, तो B और A, तो B और A का कॉमन क्या है 2 7। तो B और A का कॉमन कितना है बच्चों 2 7, ठीक है। B और A का कॉमन है 2 7। फिर यूनियन B और C, B और C का कॉमन क्या है 7 6 7 6। अब इन दोनों का क्या लेना है बच्चों, यूनियन। इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन।
तो यूनियन में शामिल कर लेंगे, तो 2 नंबर शामिल कर लिया, 7 नंबर शामिल कर लिया, 6 नंबर का, तो ये हो गया अपने पास RHS। तो LHS RHS क्या आ गया, बराबर आ गया। पैटर्न कोई सा भी हो, मैंने पहले ये वाला पैटर्न लिया आपको समझाने के लिए, तो ठीक है, सूत्र में प्रॉपर्टी लगाई, और जब प्रूफ किया तो प्रूफ में बच्चों मैंने अलग पैटर्न ले लिया, ये अलग पैटर्न ले लिया, ठीक है पैटर्न। और फिर मैंने आपको सिद्ध करना भी सिखा दिया, कैसे भी कर लो, प्रूफ कैसे भी कर सकते हो। जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन से वैन आरेख बनाना सिखा दिया, वैन आरेख नहीं बनाना सीधा कर सकते हो तो सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया है कि यदि आप मान लो पैटर्न आपको कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया, ए नहीं दिया, बी नहीं दिया, सी नहीं दिया, और आपसे बोला कि बंटन नियम को प्रूफ करो, तो फिर आप एक वैन आरेख बनाओगे इस तरह का, उसमें नंबरिंग करोगे और नंबर करके फिर आप उसको प्रूफ कर दोगे, ठीक है। पैटर्न कैसा भी हो प्रूफ हो गया, तो मैं बोलता हूं कि बंटन नियम लगेगा किस किस में, इंटरसेक्शन और यूनियन। जब आप किसी भी पैटर्न में फॉलो करो वो क्या करेगा बच्चों, बंटन नियम की पालना करेगा। लेकिन बच्चों मैंने जो समझाने के लिए जो नंबर लिए थे यहाँ नीचे, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे नंबर लिए थे, वो नंबर नहीं करते बच्चों पैटर्न फॉलो को, उसमें बंटन नियम का दूसरा नंबर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था बच्चों, मैंने आपको बताया था ना बच्चों, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आपके, ठीक है। तो नंबर में बंटन नियम लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, तो ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन समुच्चय के केस में बंटन नियम लगेगा ही लगेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। चलो कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ आ गई बंटन नियम की, किसी बच्चों को दिक्कत है बच्चों। ऐसी बच्चों अपन बात करेंगे डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन नियम, द मॉर्गन नियम, ठीक है। तो द मॉर्गन रूल जो होता है बच्चों वो लगेगा कॉम्प्लीमेंट और यूनियन व इंटरसेक्शन के बीच में। चलो कोई नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे अपन। तो ये चीज समझ में आएगी नहीं है बच्चों, किसी बच्चों को डाउट हो बोलो, पूछो पूछो पूछो। चलो अब बात कर लेंगे अपन प्रॉपर्टी नंबर 4। तो सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, तो सर्वनिष्ठ ही नहीं हुई, इसमें तो यूनियन भी आया, तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। हाँ तो कॉमन प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 सर्वनिष्ठ की भी है और किसकी है, यूनियन की भी है, और ये दोनों मिलके क्या बनेगी, बंटन नियम, बस ये याद रखना है। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैं बात करूंगा बच्चों, कॉमन सी बात कर लेता हूं। जैसे मैंने कोई समुच्चय ए लिया और मैंने एक समुच्चय लिया फाई। फाई होता है रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो बच्चों जब मैं इन दोनों में कॉमन लूंगा, ये इंटरसेक्शन वाला क्या है, कॉमन लेना। क्या दोनों में कॉमन आएगा कुछ भी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो यदि कोई दो समुच्चय जिसमें कॉमन नहीं आ रहा हो, कहने वाला क्या है, कोई दो समुच्चय ऐसे है जिनका मैंने सर्वनिष्ठ कर दिया लेकिन उन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो उनका आंसर क्या जाएगा, उनका आंसर हो जाएगा फाई। फाई इज द एम्प्टी सेट, यानी फाई को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। फाई को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, रिक्त समुच्चय, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ऐसे ही बच्चों इसी में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बात कर लिया बच्चों क्या, ए इंटरसेक्शन ए, दो समुच्चय, दो समान समुच्चयों का, सॉरी एक समुच्चय है और दूसरा भी वही समुच्चय है, या मैं बोल सकता हूँ दो समान समुच्चय बोल सकता हूँ। तो दो समान समुच्चयों का मैंने क्या लिया बच्चों, सर्वनिष्ठ लिया। तो दो समान समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कॉमन। सर्वनिष्ठ का क्या होता है, कॉमन, तो कॉमन भी आ जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा सेल्फ। तो ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, ए। इसे बोलते हैं अपन आइडियम पोटेंट रूल, आइडियम पोटेंट। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, आइडियम पोटेंट रूल, ठीक है, आइडियम पोटेंट, या हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको वर्ग सम। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, वर्ग सम, ठीक है। या और अपन इसे बोलेंगे तत्समक, तत्समक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको अपन आइडेंटिटी भी बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। ये दो अलग चीज है, ये दो अलग चीज है, लेकिन इस वाले केस में ये फॉलो कर रही है, मतलब ये तत्समक इंग्लिश में आइडेंटिटी, ठीक है, आइडियम पोटेंट हिंदी में वर्गसम। तो दो चीज है, वर्गसम और तत्समक। तत्समक मैंने आपको सिखा चुका बच्चों, जैसे संघ का तत्समक किया था। संघ के तत्समक में अपन ने क्या किया बच्चों, कि मैं किसी अवयव का संक्रिय लेना है, मुझे किसी भी समुच्चय की संक्रिय लेनी है। जैसे मान लो मुझे 2 लेना है, 2, एक 2 है और मैं इसका योग संक्रिया कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, योग संक्रिया।
तो बच्चों अब तस्मक क्या होगा कि इसका तस्मक क्या कहलाएगा कि अब मैं इसको किसके साथ जोड़ूं, ठीक है, किसके साथ जोड़ूं कि आंसर 2 ही आ जाए, ठीक है। तो किसके साथ जोड़ूंगा, 0 के साथ। तो अब 0 क्या कहलाएगी, 0 से कहलाएगी तस्मक अवयव। 0 क्या कहलाएगा, तस्मक अवयव। किसका तस्मक अवयव है, योग संक्रिया का। किसका तस्मक अवयव है ये, योग संक्रिया का। समझ आए बच्चों। तो जब भी तस्मक की बात होगी तो तस्मक एक समुच्चय होता है, आइडेंटिटी सेट। तो यदि मैंने बात करी इसमें तो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन क्या है, सर्वनिष्ठ संक्रिया, सर्वनिष्ठ है बच्चों। तो मैंने लिया ए, फिर मैंने करा इंटरसेक्शन। अब मैं इसका ऑपरेशन किसके साथ करूं कि आंसर ए ही आ जाए, तो किसके साथ करा, ए के साथ। तो अब कोई आपसे बोले बताओ तस्मक समुच्चय, तस्मक समुच्चय, समुच्चय नहीं, तस्मक समुच्चय किसका, सर्वनिष्ठ संक्रिया का, सर्वनिष्ठ संक्रिया का। तो कोई आपसे बोले कि बताओ सर्वनिष्ठ संक्रिया का तस्मक समुच्चय क्या होता है, आइडेंटिटी सेट, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी सेट। तो सर्वनिष्ठ संक्रिया का तस्मक समुच्चय वो खुद ही होता है, वो क्या होता है, खुद ही, सेल्फ होता है। समझ में आया बच्चों। यानी जो आप कर रहे हो ना, जैसे 2 का बी का कर रहे हो तो बी का तस्मक समुच्चय किसके लिए, सर्वनिष्ठ संक्रिया के लिए, तो क्या होगा, वो बी ही होगा। समझ में आया बच्चों। और यदि इस वाले केस में, अब जैसे मैंने बोला ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए ही आ गया, तो ये एक रूल है जिसमें तीनों ए आ गया, ठीक है, तीनों में ए आ गया। जैसे यहाँ पे तो बच्चों 2 0 2, तो तीनों में अलग अलग आए ना बच्चों, तीनों में अलग अलग आए। तो इसको तो नहीं बोलूंगा कि ये जो योग संक्रिया है, मैं नहीं बोल सकता कि ये वर्गसम नियम का पालन करती है, वर्गसम नियम की पालना, नियम की पालना नहीं करती है, नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग है। यदि ऐसा होता हो 2 + 2 = 2, तो तीनों ही अवयव बराबर आ जाते, ये तीनों ही अवयव क्या आ जाते बच्चों, बराबर आ जाते। तो मैं बोल देता क्या, तो बच्चों मैं क्या बोल देता इसको कि ये वाली जो संक्रिया है, योग संक्रिया, ये वर्गसम नियम की पालन करता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना बच्चों। यानी है एक दूसरा पॉइंट, इसी दूसरे पॉइंट की एक चीज तो होती है तस्मक समुच्चय, एक चीज होती है वर्गसम नियम। तो इसमें ये वर्गसम नियम की पालन कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके तीनों ही सेट समान है, ये और ये। फिर लगे हाथ एगो काम कर लिया अपन ने, कौन सी, तस्मक समुच्चय की बात कर ली। सर्वनिष्ठ संक्रिया के लिए तस्मक समुच्चय, तो सर्वनिष्ठ संक्रिया के लिए तस्मक समुच्चय क्या हो जाएगा, वो सेल्फ खुद ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे इस वाले योग संक्रिया के लिए करा, तो इस योग संक्रिया के लिए तस्मक अवयव कितना है, 0 है। क्या ये वर्गसम नियम की पालन करती है, नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों समान नहीं आ रहे, 2 + 2 = 2 आते, तब तो ये वर्गसम नियम की पालन करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो बात समझ में आई नहीं है। तो कोई आपसे बोले, इसमें डाउट नहीं करना बच्चों, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो कोई आपसे बोले कि इसमें सेकंड में ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। आपसे कोई बोले कि सर्वनिष्ठ संक्रिया का तस्मक समुच्चय, सर्वनिष्ठ संक्रिया का तस्मक समुच्चय क्या होगा, तो जिसके साथ अपन कर रहे हैं वही आंसर आ जाएगा। तो इसमें ए कर रहे तो ए आ जाएगा, ठीक है। और कोई आपसे दूसरा बोले क्या सर्वनिष्ठ समुच्चय, क्या सर्वनिष्ठ संक्रिया वर्गसम नियम की पालन करता है, वर्गसम नियम की पालना करता है, तो आपका आंसर होगा हाँ। तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि तीनों में ही सेम आ गए, ए आ गए। समझाए बच्चों। तो जैसे बच्चों अब आप पढ़ोगे 12वीं क्लास में मैट्रिक्स पढ़ोगे बच्चों, तो मैट्रिक्स में यदि a² = a आ जाए, यानी ये मैट्रिक्स है, ये समुच्चय नहीं है,
आव्यू, मैट्रिक्स यानी आव्यू, आव्यू को भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो यानी a इंटू ए बराबर a आ गया ना बच्चों। यदि a इंटू ए बराबर a ही आ जाए तो इस केस को अपन बोलेंगे वर्ग सम नियम। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग सम नियम। तो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। जिसमें आता है तो वो वर्ग सम नियम की पालन करेगा। तो आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पे a एक वर्ग सम मैट्रिक्स है, तो वर्ग सम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि यदि मैं इसको इसी से गुणा करूँ तो वही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो वर्ग सम ये होता है। कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो ये आप पढ़ोगे 12वीं में भी। तो इस वाले केस में देखो, कोई आपसे बोले क्या इस वाले केस में गुणन संक्रिया, तो ये क्या है? गुणन, आव्यों का गुणन। तो क्या आव्यों का गुणन, अब आव्यों के गुणन का तस्मक आव्यू क्या होगा? तो तस्मक आव्यू a है। इसमें a को a से गुणा करा तो a आ गया। ठीक है। और कोई आपसे बोले कि इसमें वर्ग सम नियम की पालन कर रहा है, लेकिन गुणन में जो होता है बच्चों, तो गुणन में अपन को चेक करना होता है। तो इस लाइन को कट कर देना। ठीक है, जो भी है। तो समझ में आया बच्चों? तो ये हो गई अपने पास सर्वनिष्ठ संक्रिया की प्रॉपर्टी, सर्वनिष्ठ हो गई। थोड़ी डीपली अपन ने बातें कर ली बच्चों। अब आपके पास रह गया अंतर और कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो चीजें रह गई, फिर आपका लेक्चर खत्म। और किताब के क्वेश्चन सारे लग जाने चाहिए। नहीं लग रहे हैं तो आप डाउट पूछो बच्चों। ठीक है, नंबर आपके सर के नंबर मिल जाएंगे, स्कूल में कांटेक्ट करना तो नंबर मिल जाएंगे, वहां से मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करो। मैं आपको लाइव भी करके समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, जो भी होगा। तो जितनी भी कैरी होगी मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। या फिर स्कूल में भी आके आप एक बच्चा हो तो स्कूल में भी आके डाउट को कैरी कर सकता है, पूछ सकता है। जैसे 12वीं के बच्चे आते हैं ऐसे आप कर लेना बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।